सर क्योंकि चीन का विषय अब शुरू हो ही गया है और आपके करियर में बहुत लंबा टाइम आपने अलग अलग पोजीशन में चीन में बिताया है। हमें जानना चाहते हैं कि 2020 से लगातार जैसा हमने पहले भी कहा कि जिस तरह से चीन के साथ हमारे संबंध बदले हैं, तो हम एक रिफ्लेक्शन यहाँ भी हुआ है कि चीन को लेकर के हमारी अंडरस्टैंडिंग कितनी बेसिक है। आप उन कुछ रेयर लोगों में हैं जो चीन को थोड़ा समझते हैं अच्छे से, और आपने फिर बुक्स भी लिखी हैं उस पे, और उसके बाद फिर आप लगातार लिखते रहते हैं, लोगों को एड्रेस करते रहते हैं। हम जानना चाहते हैं कि जो जो बेसिक एक हमको चाइनीज़ खाने के अलावा पता नहीं है, और वो भी वो लोग नहीं खाते हैं जिसको हम चाइनीज़ खाना कहते हैं। तो आपने कैसे समझा उस देश को? आपकी क्या राय है उनके बारे में? हम चीन को आपकी नज़र से थोड़ा देखना चाहते हैं। देखो, चीन में तो बहुत ही बदलाव आया है, ये तो जाहिर है। अगर कोई भी टीवी देखे, मैं आपको बताऊं, जब मैं 1988 के फरवरी 1988 में जब मैं पहुंचा बीजिंग में, तो 6 मंजिले से ऊंचा कोई बिल्डिंग नहीं था, लिफ्ट बहुत कम बिल्डिंग में थे, बिजली 8 घंटे जाती थी, पब्लिक लगभग गाड़ियां थी ही नहीं रोड्स पे, क्योंकि किसी के पास गाड़ी नहीं थी, ज़्यादातर साइकिलें चलती थी। तो मैं आपको बताऊं कि उस समय अगर छुट्टी पे जाना होता था तो हम दिल्ली आते थे, क्योंकि दिल्ली में हालात बीजिंग से कई हालात बेहतर थे। तो काफ़ी बैकवर्ड परिस्थिति थी में। अब 30 साल में आप देखिए बीजिंग में उन्होंने क्या किया है, पूरे चीन में उन्होंने क्या किया है। और ये तो मानना पड़ेगा कि जो रिफॉर्म्स शुरू हुए, परिवर्तन जो शुरू हुआ 1982 में, उसको ये परिवर्तन के वजह से चीन आज एक $18 ट्रिलियन इकोनॉमी बन चुका है, फ्रॉम $500 ट्रिलियन टू $18 ट्रिलियन इन 40 ईयर्स। माने ये अब वर्ल्ड बैंक के अनुसार अब इतिहास में, मैंने विश्व इतिहास में ऐसे कभी भी स्थिति नहीं हुई कि 40 साल में एक देश की इतनी उन्नति और प्रगति हो। तो एक तो, और ये अचीवमेंट तो, हाँ, ये मानता हूं कि अचीवमेंट ये है कि फॉरेनर्स ने निवेश किया, मार्केट बढ़ा, ये सब ठीक है, लेकिन हार्ड वर्क ऑफ द चाइनीज पीपल भी है, वो एक्नॉलेज करना चाहिए। और मैं आपको बताता हूं कि जब मैं था वहाँ 88 में, 97 में, ये सब इस समय जब डेवलपमेंट हो रहा था, दिख नहीं रहा था लेकिन हो रहा था, सभी चाइनीज लोग 2-2 नौकरियां करते थे। अब शाम को हमारे घर में पार्टियां होती थी, दूसरे डिप्लोमेट्स आते थे, चाइनीज अधिकारी आते थे, जो वेटर्स और सर्वर्स थे हमारे घर पे जो आते थे, टॉप यूनिवर्सिटीज के स्टूडेंट्स थे। हाँ। उनको कोई शर्म नहीं थी, उनको कोई संकोच नहीं था कि हम जाके किसी के घर में सर्विस कर रहे हो। उनका कहना था, मैंने 2-3 लोगों से बात किया, उन्होंने कहा देखो, हमको तो पैसा बनाना है, प्रगति करनी है, और अगर यही माध्यम है तो हम कॉलेज के बाद ये करेंगे। तो एक तरह से रिस्पेक्ट फॉर फिजिकल लेबर वो है, is very strong in China, and it is something we need to develop in this country. कि चीन में देखो, कोई भी काम बिलो डिग्निटी नहीं है उसको, और बस ड्राइवर को भी उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं जितना देश के प्रधानमंत्री को, ये मैंने देखा है। जब भी हम बुलाते थे चाइनीज अधिकारियों को डिनर पे, पहला उनका शब्द था, मेरा ड्राइवर नीचे है, आप उसको भी खाना दे दीजिए। अब मेरे अनुभव में भारत में ही नहीं होता। तो ये एक तरह से मुझे एक इशारा देता है कि वो लेवल्स में रिस्पेक्ट था। हालांकि एक तो ड्राइवर है और दूसरा एक आला अधिकारी है, लेकिन ये आला अधिकारी सोच रहा है उस ड्राइवर के बारे में कि वो भूखा नहीं रहना चाहिए। और मैंने देखा है कि तो ये एक बड़ी, ये बहुत एक खासियत है चीन के बारे में, जिसका रिजल्ट है कि ये प्रोग्रेस हुआ है। दूसरी बात, एजुकेशन पे बहुत अहम देते हैं। माने वो सिर्फ फॉर्मल एजुकेशन नहीं होता है, स्कूल जाके आना, ये तो हम भी करते हैं, लेकिन वहाँ उनके पेरेंट्स अलग, माने एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी जो कहते हैं, पियानो सीखना, डांस सीखना, इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में जानना, डिबेटिंग करना, सोशल सर्विस करना, ये कल्चर बन गया है वहाँ। और उनका जो इंटरनेशनल एक्सपोजर है, मैंने कहा यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स की बात कर रहा हूँ, हाई स्कूल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स का, उनको अलग अलग कल्चर्स में इंटरेस्ट है, उनकी रुचि है, दिलचस्पी है, वो जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अगर फॉरेन
शोज आते हैं, प्लेज आते हैं, थिएटर आता है, वो जाते हैं, सिर्फ हॉलीवुड नहीं, कोई भी देश का जो आमिर खान बहुत तो पॉपुलर बताया आमिर खान तो है ही, हाँ इंडियन, ऑफ कोर्स इंडियन फिल्म्स तो बहुत चलती है वहाँ, लेकिन अन्य देशों की भी जो आर्ट फिल्म्स हम कहते हैं या यू नो स्लाइटली नॉट मेन स्ट्रीम फिल्म्स, वो भी देखते हैं। एक इंटरेस्ट है उनमें जानने के लिए कि बाहर के देशों में क्या हो रहा है और हम किस तरह से उससे बेनिफिट करें, तो वो भी एक खासियत है। तीसरी खासियत है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे बहुत फोकस है। उनका भी उनकी भी स्थिति हमारे जैसी थी। मैंने 100 साल के गुलामी के बाद अंग्रेज़ों ने तो कुछ छोड़ा नहीं था, यहाँ और वहाँ भी वही सिचुएशन था। उन्होंने बड़े फोकस तरीके से 1990s में, और मैं ये जो आफ्टर थियाननमेन द राइज ऑफ चाइना इसमें लिखा है कि उन्होंने, जैसे हमारे NRIs होते हैं, उनके नॉन रेजिडेंट चाइनीज़ भी उतनी ही तादाद में अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा वगैरह में है, और वो सब टॉप लेवल पे है साइंस एस्टैब्लिशमेंट्स में, रिसर्च लेबोरेटरीज में, कंपनीज में। उनको चुन चुन के वापस लाया गया कि आप मुंह मांगी रकम हम देंगे, आपको क्या लैब लेबोरेटरी में चाहिए हम आपको वो सुविधाएं देंगे, आपको जिसको एम्प्लॉय करना है एम्प्लॉय कीजिए, लेकिन हमें ये लैब इस देश में चाहिए। नैनो टेक्नोलॉजी में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, क्वांटम कंप्यूटिंग में एक बड़ा फोकस तरीके से उन्होंने किया, और फिर उस लैब को एक्सपैंड करके पूरे यूनिवर्सिटी को का करिकुलम उसके। तो आज उनकी जो क्षमता है इन कटिंग एज टेक्नोलॉजीज में, ये तो सराहनीय है। और अमेरिका भी कहता है कि कई कई क्षेत्रों में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग वगैरह में, चीन शायद आइदर इक्वल टू और अहेड ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। तो कुछ ऐसी यू नो देयर आर सम नोटवर्दी थिंग्स अबाउट चाइना जो हमें सीखना चाहिए और हमें मानना चाहिए। तो और ऑफ कोर्स पॉलिसीज भी अच्छी थी इन द सेंस कि जो उन्होंने फॉलो किया, उनके रिफॉर्म्स और ओपनिंग अप, वो भी अच्छा था।